हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जहां पे हम करेंगे CDSL का फंडामेंटल एनालिसिस। ये है हमारा स्टॉक नंबर 2। तो सारी जो आपको लिस्ट, सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं उसको एक बार सामने रख लीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि CDSL क्या देता है, प्रोडक्ट या सर्विस। बताइए, कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट CDSL से लेके आते हैं क्या? अच्छा, काम क्या करते हैं CDSL ये भी आपको बता देता हूँ। एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास फिजिकल शेयर्स हैं तो फिजिकल शेयर्स में CDSL को देता हूं और CDSL मेरे को शेयर्स किस में दे देता है, डीमैट में दे देता है। तो इससे के थ्रू क्या होता है कि मेरे नाम पे डीमैट में शेयर्स चढ़ जाते हैं। तो ये एक काम करता है डिपॉजिटरीज का। उसके साथ साथ ये लिस्ट भी मेंटेन करता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, कि किस किसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस के कौन कौन शेयर होल्डर था, किस किस दिन के था, तो ये सब मेंटेन उसी में करता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो प्रोडक्ट तो नहीं प्रोवाइड करता है, सर्विस। तो पॉइंट नंबर 1 में आएगा सर्विस, कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या CDSL के पास मोट पावर है? आप बताइए मेरे को, CDSL क्या करता है, फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करता है। तो मोट पावर की बात कर सकते हैं। मोट पावर मतलब क्या होता है कि अगर CDSL जो अपने चार्जेस है वो इंक्रीज करेगा तो क्या हम CDSL से फिजिकल शेयर लेना बंद कर देंगे, फिजिकल शेयर्स उनको देके डीमैट कराना बंद कर देंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम कंटिन्यू ये प्रोसेस उनके साथ करते रहेंगे और वो ट्रांसफर भी करते हैं। जैसे मैंने किसी को शेयर सेल किए तो वो किसको देगा, XYZ, ए से लेके बी को देगा। तो ए से कुछ चार्जेस लेगा, बी से लेके फिर चार्जेस देगा, सी को लेगा। जैसे जैसे ट्रांसफर होता है वो चार्जेस भी लेता है। तो उसके थ्रू आपको ये ध्यान रखना है कि CDSL इज हैविंग अ मोड पावर, कि अगर वो अपने जो चार्जेस, कितने चार्जेस लेता है, अगर शेयर आप ट्रांसफर करते हो तो आपसे लेता है 15 रुपए प्लस GST। कितने चार्जेस लेता है? 15 रुपए प्लस GST। तो उसके भी वो चार्जेस आपसे लेता है। तो वो क्या, अगर वो 15 की जगह 17 ले लेगा तो आप चेंज कर लोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मोड पावर कंपनी पास है। तो अब अपन देखते हैं कि कंपनी पैसा कहां कहां से कमाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये बिजनेस मॉडल है, डिपॉजिटरी का काम करती है। जस्ट एज द बैंक होल्ड मनी फॉर इट्स डिपॉजिटर्स, तो CDSL क्या होल्ड करता है? CDSL होल्ड करता है डीमैट अकाउंट में। जो शेयर्स होते हैं वो किस में होल्ड कर लेता है? डीमैट अकाउंट में। इसमें आपको आना है तो ऊपर चेक कर लेंगे, फिनोलॉजी की वेबसाइट है, उसमें जाके आप अपना शेयर्स का ये वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं। बिजनेस मॉडल ऑफ CDSL गूगल में डालेंगे तो ये आपको फिनोलॉजी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका रेवेन्यू सोर्सेस, मतलब पैसा कहां कहां से कमाता है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है एनुअल इशूअर चार्जेस। आप देख पा रहे हैं एनुअल इशूअर चार्जेस। अब एनुअल इशूअर चार्जेस में आप देखेंगे तो ये लिखा है एवरी इशूअर। इशूअर मतलब क्या बोला है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन कौन हो गई? जस्ट लाइक रिलायंस, TCS, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल फी, इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल फी, मतलब साल भर की एक फीस पे करनी होती है टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर कौन होगा? इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल फी टू द डिपॉजिटर CDSL विच इज डिसाइडेड बाय सेबी। मतलब डिसाइड कौन करता है? सेबी। सेबी डिसाइड करता है कि डिपॉजिटर को कितनी फीस पे करेगी सारी कंपनीज। मतलब जैसे मैं लिस्टेड हूं तो एवरी ईयर मैं कुछ ना कुछ CDSL को फीस पे करूंगी। एंड रिमेन्स बोथ सेम फॉर द बोथ द डिपॉजिटरी। मतलब कितने प्रकार के डिपॉजिटरी हैं? दो है। एक है आपका CDSL एंड एक है NSDL। दो डिपॉजिटरीज हैं अपने, CDSL एंड NSDL। तो इन दोनों डिपॉजिटरीज की फीस पे होती है, इन दोनों डिपॉजिटरीज की फीस पे करते हैं। अब कैसे कनेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। Every broker can connect with one depository. Every broker can connect with one depository. चलो मैं आपको दिखा देता हूं दुनिया के बेस्ट ब्रोकर्स विद किस किस डिपॉजिटरी से वो कनेक्टेड है। ये है हमारे टॉप 10 ब्रोकर्स जिनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। ये मतलब ये ग्रो जिनके पास 91,85,000 क्लाइंट्स हैं, जीरोधा जिनके पास 72 लाख क्लाइंट्स हैं, एंजल ब्रोकिंग 59 लाख क्लाइंट्स हैं। टॉप 5 डीमैट अकाउंट्स के ब्रोकर्स के आपको दिखाता हूं कि वो किस किस डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्रो का। तो ग्रो डिपॉजिटरी अपन सर्च करेंगे जाके, तो ग्रो का डिपॉजिटरी कौन है, नीचे करेंगे विच डिपॉजिटरी इज यूज्ड बाय ग्रो, तो आपको क्लियरली दिख रहा है CDSL। तो मतलब जो जिसके पास नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा है तो उसको कौन यूज कर रहा है, किसको यूज कर रहा है? CDSL को। नेक्स्ट चेक करते हैं जीरोधा का डिपॉजिटरी चेक करते हैं।
ज़ीरोधा का मतलब एवरी ब्रोकर कैन कनेक्ट विद वन डिपॉजिटरी, एवरी ब्रोकर कैन कनेक्ट विद वन डिपॉजिटरी, तो हमने डाला ज़ीरोधा डिपॉजिटरी। ओके, तो ये चेक किया ज़ीरोधा इज सीडीएसएल और एनएसडीएल विद, तो कौन सा मेंबर है वो, सीडीएसएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब टॉप 2 अभी तक हमने चेक किया तो किसके पार्टिसिपेंट है, सीडीएसएल के हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं एंजल वन का। एंजल वन इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ सीडीएसएल। यहां देखा फिर तीसरा सीडीएसएल का आया। आप देखेंगे ग्रो का भी सीडीएसएल है, ज़ीरोधा का भी सीडीएसएल है, एंजल का भी सीडीएसएल। अब स्टॉक्स का चेक करते हैं। इसके 2 सेंट्रल डिपॉजिट्स हैं, एक है सीडीएसएल के पास भी कुछ शेयर रखता है ये, एंड एनएसडीएल के पास भी रखता है, ठीक है। तो हमने देखा एनएसडीएल के पास भी कुछ शेयर्स रखता है। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये चेक कर लेते हैं हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट किसके पास है, विच डिपॉजिटरी इज यूज्ड बाय आईसीआईसीआई डायरेक्ट, तो ये भी बहुत यूज करता है सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, दोनों का यूज करता हुआ सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। तो लगभग 70% मार्केट शेयर किसके पास है, हमारे ब्रोकर्स में से सीडीएसएल के पास है। तो सीडीएसएल के पास 70% मार्केट शेयर है, तो ये एनुअल इश्योर चार्जेस जो कि कंपनी देती है सीडीएसएल को, जो कि डिसाइड करता है सेबी को, सेबी डिसाइड करता है, तो वो किसको जाता होगा, मैक्सिमम सीडीएसएल को जाता होगा। और वो कितना जाता है, करेंटली इट इज लेविड एट रेट ऑफ 11 रुपीज पर फोलियो, 11 रुपीज पर फोलियो। एक फोलियो का कितना लेता है वो, 11 रुपए। मतलब अगर किसी आदमी के पास, जैसे मिस्टर ए है उसके पास 1 शेयर है और मिस्टर बी है उसके पास 5000 शेयर है, तो ए का कितना लेगा 15, बी का कितना लेगा 15, तो मतलब ए का भी 15 लेगा और बी का भी 15 नहीं 11, ए का भी 11 एंड बी का भी 11, मतलब दोनों का 11 ही लेगा। पर फोलियो वाइज डिपेंड करता है, मतलब पर नंबर ऑफ परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आगे लिखा है सब्जेक्ट टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कोई शेयर 10 रुपए का ही है तो उससे आप 11 नहीं ले पाओगे ना, तो सब्जेक्ट टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अगर बहुत कम है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी फीस वो अपनी कम कर देता है। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1, एनुअल इश्यूअर चार्जेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन चार्जेस। पॉइंट नंबर 2 हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस। एज मेंशन्ड अर्लियर, इन्वेस्टर होल्डिंग्स किसके पास रखी रहती है, सीडीएसएल के पास, बट द ट्रांजैक्शन इज कैरिड थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर कैरी कर रहा है, ज़ीरोधा आपके ट्रांजैक्शन कैरी करता है या अपस्टॉक्स आपके ट्रांजैक्शन, ग्रो आपके ट्रांजैक्शन कैरी करता है। फॉर एनी ट्रांजैक्शन डन बाय इन्वेस्टर, मतलब जैसे मैं हूं, मैं किसी को शेयर सेल कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, द ब्रोकर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू सीडीएसएल, मतलब ब्रोकर में से कलेक्ट कर लेगा और ब्रोकर किसको दे देगा, सीडीएसएल को दे देगा। इसके चार्जेस क्या है, 15 रुपए प्लस जीएसटी, 15 रुपए प्लस जीएसटी, ये चार्जेस वो किसको पे कर देगा, सीडीएसएल को पे कर देगा। जो सीडीएसएल के पास जब ये चार्जेस आएंगे तो आप सोचो दिन भर में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होंगे, और आज तो 4% पॉपुलेशन पैसे लगा रही है इंडिया में, आज जब पॉपुलेशन बढ़ के 10 से 15% हो जाएगी तब कितने ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और कितना पैसा सीडीएसएल के पास आएगा। तो आने वाले समय में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट है ऑनलाइन डेटा चार्जेस। ऑनलाइन डेटा चार्जेस मतलब केवाईसी, इनकी एक सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये केवाईसी करते हैं। केवाईसी मतलब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप एक केवाईसी फॉर्म भरते हैं प्रॉपर, तो एक जो केवाईसी फॉर्म आप भरते हैं उसकी ये चार्जेस भी चार्ज करता है। अब आप बोलोगे हम तो फ्री में अकाउंट खोलते हैं, जब आप फ्री में अकाउंट करते हो तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में चार्जेस दे देता है, वो बोलता है आज इनके चार्जेस दे दो, पर फ्यूचर में तो ये हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पर ज़ीरोधा 200 रुपए आज भी लेता है तो वो सीधा सीधा सीडीएसएल को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट है आपके पास आईपीओ एंड कॉर्पोरेट चार्जेस। अब आईपीओ एंड कॉर्पोरेट चार्जेस का मतलब क्या है, अगर कोई न्यू कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो उसको क्या लेके आना पड़ता है, अपना आईपीओ लेके आना पड़ता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करना, एनएससी के रेगुलेशंस फॉलो करना, और उसके बाद शेयर्स ट्रांसफर करना। जैसे आईपीओ में क्या होता है कि जैसे कि मैं हूं, ये है कंपनी, तो मैं कंपनी को देता हूं फंड्स, और कंपनी मेरे को क्या देगी, शेयर्स, कंपनी मेरे को दे देगी शेयर्स, कंपनी मेरे को शेयर्स देगी और कंपनी को हम क्या देंगे, फंड देंगे। तो इसका फंड कलेक्ट करना इनके सही अकाउंट में, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग शेयर्स डालते हैं, तो इनके सही अकाउंट में शेयर्स का पहुंचना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा एक्शंस कौन करता है, आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस कौन करता है, सीडीएसएल करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उससे कंपनी से कुछ ना कुछ चार्जेस वो लेता है। और कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस में और क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है बायबैक, बायबैक अभी हमने पढ़ा था आपके साथ। बायबैक मतलब जब कंपनी को
फंड दिया, कंपनी फंड देती है एंड उनसे शेयर्स कलेक्ट करती है, तो बायबैक होता है। उसके बाद होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ के बाद जो फिर से पब्लिक से पैसा मंगाया जाता था, एफपीओ। तो इसके भी पूरा मेंटेन कौन कर लेता है? सीडीएसएल कर लेता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज। तो इसके भी कुछ चार्जेस वो इनसे लेता है, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसके बिहाफ में ये कर दे। जैसे टीसीएस को एग्जांपल, टीसीएस को 3000 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, तो वो क्या करेगी, ये 3000 करोड़ किसको ट्रांसफर करेगी? 3000 करोड़ प्लस उनकी जो फीस होगी वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? सीडीएसएल को। जब ये सीडीएसएल के पास उनके चार्जेस पहुंच जाएंगे, जैसे ही 3000 करोड़ प्लस फीस उनके पास पहुंच जाएंगे, वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगी, एक एक बंदे के अकाउंट में छोटा छोटा ट्रांसफर कर देगी। तो इससे क्या होगा, आपके पास पहुंच जाएगा। पर इस ट्रांसफर को करने के लिए सीडीएसएल मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि लिस्ट तो उन्हीं के पास है ना। मेंटेन कौन करता है, किसके पास कितने शेयर्स हैं किस दिन, तो ये सीडीएसएल मेंटेन करता है। उसके बाद आप देखोगे अदर सेगमेंट्स के चार्जेस, जैसे ईसीएएस चार्जेस लेता है वो। ई वोटिंग अगर किसी कंपनी की वोटिंग करानी होती है तो उसके भी चार्जेस लेता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। तो आप समझ गए कहां से पैसा कमाता है। सबसे पहले कंपनी से कमाता है, उसके बाद आप समझोगे ट्रांजैक्शन चार्जेस से हमसे कमाता है, उसके बाद आईपीओ अगर कोई नई कंपनी लाती है उससे कमाता है। तो मतलब ये पूरा इसका बिजनेस किससे जुड़ा हुआ है? स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कहां से कितना परसेंटेज ऑफ पैसा कमाता है। तो मेन पैसा अगर ये कमाता है तो देखिए एनुअल इश्यूर चार्जेस जो कि 34% है। इनके ऊपर एक दिक्कत है कि अगर सेबी ने किसी दिन बोला कि नहीं यार अब तुम 11 की जगह 10 रुपए लोगे, तो इनको दिक्कत आ सकती है उस समय। 34% का एनुअल इश्यूर चार्जेस वहां से मेन है। उसका 19% आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस, मतलब जो हम ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये शेयर जो जुड़ा होता है मार्केट के बुल रन से जुड़ा होता है। बुल रन क्या होता है? जब मार्केट सिर्फ ऊपर 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 भागता है, तो इससे क्या होता है, नए इन्वेस्टर्स जागरूक होते हैं, नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में। तो जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी अपने आप इंक्रीज होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन डेटा चार्जेस से, आईपीओ से 10%, ईसीएस चार्जेस मतलब डिविडेंड एंड ऑल पे करते हैं तो उसके 4%, ई वोटिंग के 2% एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चार्जेस मतलब केवाईसी उसके 4% भी ये लेता है। तो मोड पावर भी मैंने आपको समझा दिया था, कंपनी का मोड पावर भी है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं टिकर टेप में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? टिकर टेप। अब मैं आपको लेके आया हूँ सीडीएसएल की वेबसाइट पे। आज ये शेयर कितने का चल रहा है? 2100 रुपए का चल रहा है। 2108 रुपए का शेयर है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो समझेंगे कि क्या कोई रेड फ्लैग है क्या? नो, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। देखिए ना एएसएम में है, ना शेयर बहुत तेजी से भागा हुआ है, ना शेयर बहुत तेजी से जीएसएम में गिरा हुआ है, ना ही प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। चलो नेक्स्ट हमको चेक करना है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आएंगे, हमको इनकम स्टेटमेंट पे जाना है। इनकम में जाके यहाँ से हमको क्वार्टरली व्यू कर लेना है, क्वार्टर व्यू कर लेना है। अब क्वार्टर व्यू में सबसे पहले हम टॉप लाइन चेक करेंगे। कंपनी की क्या चेक करेंगे हम? टॉप लाइन। अब टॉप लाइन मतलब सेल्स। क्या कंपनी की सेल्स ग्रोइंग है? आप मेरे को ये बताओ, क्या कंपनी 2022 में कमाती थी 60 करोड़, मार्च 23 में कमा रही है 143 करोड़, जून 23 में 173, सितंबर में हैवी जंप 230 और दिसंबर में फिर कंटिन्यू है 235। तो मतलब जैसे जैसे ये सेल्स बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करनी है? टॉप लाइन मतलब टोटल रेवेन्यू चेक करना है। उसके बाद नेट इनकम मतलब हमारी क्या चेक करनी है हमको? बॉटम लाइन चेक करो। 174 करोड़, उसके बाद 63, 74 का 63 हुआ, फिर 73 और देखो ये देख रहे हो आप जंप 108, अभी 107 हो गया। तो मतलब ये शेयर कंटिन्यू अपसाइड में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कंटिन्यू पैटर्न इसका बन रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 7 रुपए से 6 फिर 10 हो गया है एंड 10.28। ये भी अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यू मेंटेन है। एक शेयर में कितना पैसा कमाता है तो कैसे निकालेंगे? नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या यही सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि ये क्लियरली दिया हुआ है आपके पास फॉर्मूला। बस है आपको चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग मोड पे है। तो क्या ये इंक्रीजिंग मोड पे है? डन, ये इंक्रीजिंग मोड पे है। नेक्स्ट क्वार्टरली के बाद अपन आ जाते हैं एनुअली में। एनुअली में अपन चेक करते हैं टोटल रेवेन्यू का इंक्रीजिंग है कि नहीं। सबसे पहले टॉप लाइन चेक करते हैं। टॉप लाइन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने कितना कमाया था? 284 करोड़। टॉप लाइन टोटल रेवेन्यू 284 से कितना कमाया? 400, 400 से 605, 605 से 620। मतलब इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट आपको चेक करना है नेट इनकम। नेट इनकम 106 से 200, 200 से 300, 300 से 275,
अभी भी ये थोड़ा सा कम है, मतलब अपने हाई को नहीं छू पाए 311 करोड़ को। बट इस साल जो कि टीटीएम मतलब क्या होता है, इस साल के क्वार्टर्स जब वो लेता है तो आप देखोगे कि 311 को क्रॉस करके कितना पहुंच गया, 352 करोड़। मतलब इस साल के जितने भी क्वार्टर्स हैं ना, 2023 के बाद 4 क्वार्टर्स हैं, उसको मिला लेगा तो कितना पहुंच गया अभी ये 352 करोड़ रुपीस पहुंच गया। अगर पैसा कमाता है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए कमा रहा है, 19 कमा रहा है, 29, 26 एंड 33, तो बाट भी उस हिसाब से रहा है। डीपीएस मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर 9 रुपए बांट गया, 19 कमा के 29 में से 15 बांट गया, 26 में से 16 बांट गया, 33 में से 16, तो बाकी रिमेनिंग कहाँ लग रहा है, ग्रोथ में लग रहा है, बाकी रिमेनिंग ग्रोथ में लग रहा है। तो पे आउट रेशियो अप्रोक्स कितना आ रहा है 47, मतलब आधा पैसा वो बांट रहा है और आधा पैसा कहाँ ग्रोथ में लगा रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में हमको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या हमारी टोटल एसेट्स ग्रोइंग है कि नहीं। क्या टोटल एसेट्स ग्रोइंग है, यस टोटल एसेट्स आर ग्रोइंग, मतलब टोटल एसेट्स मेरी ग्रो करी है, मतलब पूरी संपत्ति जो मेरी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। नेक्स्ट ये चेक करना है नॉन करेंट लायबिलिटीज वाला जो है डिवाइड बाय टोटल एसेट, मतलब 15.56 डिवाइड बाय 1456, तो निकालते हैं 15.56 डिवाइडेड बाय 1456 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100, अप्रॉक्स 1.04% के आसपास आना चाहिए, 1% के आसपास आपका ये रेशो आएगा। तो 1% के आसपास सिर्फ लायबिलिटी है, मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज तो चलती रहती हैं, पर बाकी मेन क्या है, इनके पास पैसा इक्विटी खुद का पैसा रखा हुआ है, जो कि ये कहाँ पे डाले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं। तो आपको समझना है इतनी लायबिलिटीज तो कोई भी बिजनेस लेके चलता है, हैवी लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रेशो 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो में आगे देखते हैं पीयर्स। पीयर्स कैसे कंपेयर कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशो, पीबी रेशो एंड डिविडेंड यील्ड, 3 बेसिस पे ये कंपेयर हमको कर रहा है। उसके बाद हम टेक्निकल में आएंगे तो टेक्निकल में हमको वॉलेटिलिटी मिल रही है इसकी। तो चलिए आइए वैल्यूएशन चेक करते हैं। सबसे पहले पी रेशो क्या होना चाहिए, पी रेशो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एंड कम होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक मल्टीपल है प्राइस एंड अर्निंग। अगर अर्निंग नेगेटिव होगी, क्योंकि प्राइस तो नेगेटिव होता नहीं, तो अर्निंग नेगेटिव होगी तो ये रेशो भी आपका नेगेटिव हो सकता है। तो सीडीएसएल आप देखोगे इसका पी रेशो कितना है 79, बीएससी का पी रेशो कितना है 171, सेम काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि इतने हाई पी रेशो में आपको कंपनी नहीं खरीदनी है, इतने हाई पी रेशो में आपको कंपनी नहीं खरीदनी है। क्रिसिल का भी पी रेशो ठीक है 48, परफेक्ट। एंड एमसीएक्स का तो भाई आसमान ही फाड़ रहा है, तो ये दो कंपनी तो पहले ही मेरी रिजेक्ट होती हैं। अब मैं क्रिसिल और सीडीएसएल के बीच में कंपैरिजन करना चाहूंगा, उसके लिए मैं आपको लेके आना चाहूंगा एक हमारी वेबसाइट जिसका नाम है screener.in। खुद की कंपनी, अब आपस में तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर खुद की कंपनी से खुद का कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेके आऊंगा आपको सीडीएसएल में, ये थोड़ा सा ऊपर वाले जो पॉइंट से मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो हम यहाँ पे पी रेशो चार्ट में क्लिक करते हैं, करेक्ट। तो ये सीडीएसएल का दिख रहा है, यस। आपको हमेशा 5 साल का कर लेना, अगर कंपनी 5 साल तक चली है ना तो आपको 5 साल तक, अगर 3 साल चली होगी तो 3 साल का भी आप देख सकते हो। एवरेज मीडियन पी रेशो कितना है 39, अभी कितने में चल रहा है, अभी चल रहा है 62, मतलब अपने हाई के लगभग चल रहा है। जहां इसने अपना हाई बनाया हुआ था लास्ट टाइम का 70 के आसपास बनाया था, वहीं चल रहा है। मतलब आप देखोगे ये जो ये ब्लू बार्स हैं, ये किस चीज के बार्स हैं, इनकम के। ये कौन से बार्स हैं आपके, इनकम के बार्स हैं। और ये वाले जो बार्स है किस, ये वाला जो है किस चीज का है, ये वाला जो है प्राइस का है। तो इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, यस इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है एंड प्राइस भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कब लेना है, आपके लिए मेन टाइम होगा जब वो एक मीडियन पी के नीचे होगा, मतलब वो 40 के नीचे होगा, 40 के नीचे। आप देखोगे 40 है, 40 के हमेशा जब भी ये नीचे गया है तब आपको इसको खरीदना है, आपको ऊपर तरफ में नहीं खरीदना है, वरना आप यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना आपको कहाँ पे खरीदना है, जब भी इसका बार ग्राफ एक मीडियन पी के नीचे जाएगा, करेक्ट, तो आपको तब खरीदना है। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया था क्रिसिल का, मैं आपको क्रिसिल का भी एक बार दिखा देता हूँ। ये क्रिसिल का आप देखोगे तो यहाँ पे अपन पी रेशो पे क्लिक करते हैं। क्रिसिल का पी रेशो कितना है आप देखिए, क्रिसिल का पी रेशो है 42। हमको देखो इसने मौका दिया था 42 के नीचे गया था, 42 के नीचे वो जा चुका है। क्या अर्निंग्स बढ़ रही है, यस अर्निंग्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग,
अभी वो कितने पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है 50 और इसका एक मीडियन कितना है 42। तो अभी भी थोड़ा सा हाई ट्रेड कर रहा है। हमको ध्यान रखना कब लेना है, हमको एक नॉर्मल सिचुएशन में लेना है जब वो 42 के नीचे जाएगा, इसका पी रेशियो 42 के नीचे जाएगा। तो अभी दोनों हमारे शेयर बाइंग जोन पे नहीं खड़े। अगर आप बीएससी चेक करोगे बीएससी का तो और महंगा है। तो ये हमको समझ जाना है कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है। बट फिर भी हम इसको टेक्निकल में तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पीबी रेशो। पीबी रेशो क्या होता है, प्राइस को कंपेयर किससे करता है, बुक वैल्यू से। ये हमारा ज्यादा मेन रेशो नहीं है, मेन रेशो कौन है, पीई रेशो है। पर आप ध्यान रखो अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा किसका है, सीडीएसएल का ऑलरेडी ज्यादा है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 13, ये भी क्या होना चाहिए, कम। बाकी सारे रेशो भी लगभग बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपना है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप एफडी में पैसा रखते हो तो एफडी में पैसा रखने का कितना ब्याज मिलता है आपको, 6 से 7%। तो अभी आप देखोगे अगर आप पैसा सीडीएसएल में रखते हो तो 0.76%, मतलब 1% के आसपास आपको पैसा किससे मिलेगा, डिविडेंड से। अदरवाइज बाकी पैसा आपको किससे मिल सकता है, 0.76% के अलावा बाकी आपको शेयर जब इंक्रीज होगा तब आपको कमाना पड़ेगा। क्रिसिल सबसे ज्यादा है 1.24%, क्रिसिल 1.24%, मतलब फ्री फोकट का पैसा कौन देता है, क्रिसिल ज्यादा देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल। टेक्निकल में क्या क्या आ रहा है, वॉलेटिलिटी आ रहा है, सीडीएसएल। वॉलेटिलिटी मतलब जब भी शेयर बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट भागता है तो बहुत ज्यादा तेजी से शेयर भी भागता है, और जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत ज्यादा तेजी से शेयर भी गिरता है। तो वॉलेटिलिटी शुड बी लो, वॉलेटिलिटी शुड बी लो। आप देखोगे बीएससी की वॉलेटिलिटी देख रहे हो 49%, बहुत तेज है। एमसीएक्स की देख रहे हो 41%, ये भी बहुत तेज है। क्रिसिल की देखो नॉर्मल है, क्रिसिल इज ओके एंड सीडीएसएल इज ओके। ये दोनों शेयर एक नॉर्मल है कि बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़ेंगे ना बहुत ज्यादा तेजी से गिरेंगे, एक स्टेबल मोड पे चलते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका आरएसआई। आरएसआई ये आपको आगे समझाया जाएगा, आरएसआई अपना टेक्निकल्स का पार्ट है। नेक्स्ट अपने को चेक करना है होल्डिंग्स। अब चेक करते हैं होल्डिंग्स का परसेंटेज क्या है, कैसा है, समझते हैं। सबसे पहले आप देखो प्रमोटर। प्रमोटर होल्डिंग मतलब क्या होता है, मालिक जिसके पास इनके शेयर्स हैं। तो प्रमोटर के पास कितने परसेंटेज शेयर्स हैं, 15% मार्केट शेयर है प्रमोटर के पास। मतलब पूरी शेयर होल्डिंग सीडीएस में से 15% शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास है। आपको पॉइंट नंबर 1 चेक करना है कि क्या ये प्लेज है, नो। 15 के 15% क्या है, अनप्लेज है। मतलब इन्होंने कहीं पे गिरवी नहीं रखा है, सिर्फ इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरे शेयर्स को अनप्लेज किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने शेयर बेचा है। अब देखो जब प्रमोटर शेयर्स बेचता है तो उसके 2 पैरामीटर होते हैं, आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले प्रमोटर अगर शेयर सेल कर रहा है तो इफ कंपनी इज गुड, इफ कंपनी इज गुड, इफ कंपनी इज नॉट गुड। सबसे पहले अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छे हैं, जैसे अपन ने पीएनएल एंड ऑल चेक किया, कंपनी अच्छी है, तो अगर प्रमोटर शेयर बेच रहा है तो नो इश्यूज। अगर बेकार कंपनी का प्रमोटर शेयर करता है तो एग्जिट, आपको क्या करना है, एग्जिट, यस, गेट आउट ऑफ द कंपनी फास्ट, वेरी फास्ट आपको उस कंपनी से एग्जिट करना है। नेक्स्ट हमारा है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के पास अगर प्रमोटर बेच रहा है तो किसी ना किसी ने तो खरीदे होंगे, तो म्यूचुअल फंड्स आर कंटिन्यूअसली बाइंग। म्यूचुअल फंड्स वालों के पास तो बड़ी बड़ी टीम्स होती है, तो वो कंटिन्यूअसली शेयर्स में परचेजिंग कर रहे हैं। अदर डीआई में कौन कौन आता है, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फर्म्स आती हैं, वो भी कंटिन्यूअसली इसमें शेयर लगभग बराबर है, थोड़ा ऊपर नीचे है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे हमको कोई डायरेक्शन नहीं, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। अब देखो जैसे आप देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया था, शेयर्स में बहुत तेज होल्डिंग ली थी दिसंबर में, और मार्च में उसने कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें जो परसेंटेज शेयर्स हैं किसके पास है, रिटेलर्स के पास है। मतलब आधी कंपनी 50% से ऊपर की कंपनी किसके पास है, रिटेलर्स के पास है। इज इट क्लियर, रिटेलर्स के पास बहुत ज्यादा स्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छी कंपनी में रिटेलर्स, हमारे भारतीय रिटेलर्स पैसा बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आओगे इवेंट्स, अगर कोई इवेंट्स होंगे तो आपको दिखा देगा। कैश डिविडेंड लास्ट कब दिया था, 25 अगस्त 2023, तो 2024 में भी सितंबर और अगस्त के बाद आपको डिविडेंड मिल सकता है। कोई कॉर्पोरेट एक्शंस है क्या, नहीं, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं है। एक महीने पहले की कोई न्यूज है, सीडीएसएल शेयर फॉल किया था 6% जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 7% शेयर, आपने देखा था यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने
शेयर सेल किए थे, देखिए यहाँ से ये जो 7% शेयर सेल हुए ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बेचे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बेचने के बाद भी शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये शेयर्स बेच भी रहा है ना, तो कोई परेशानी नहीं जा रही है, क्योंकि शेयर्स अभी टेम्पररी फॉल जरूर हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बीच में भी दिखाता हूँ, 1 महीने पहले 1 ईयर का दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये जो शेयर था, ये देखिए यहाँ से 1900 रुपए का शेयर फॉल होके कहाँ तक आ गया था, जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बेचा तो ये 1700 टच किया था। अब 1700 से सीधा कितने पहुंच गया, 2100 रुपए पे पहुंच गया है। अब आप देखोगे क्या बात है यार, कोई फॉरेन इन्वेस्टर बड़ी एंटिटी भी बेच रहा है ना, तो हमारे रिटेलर्स दबा के पैसा दबा रहे हैं, तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं जा रही है। तो हमारा यहाँ पर टिकर टेप खत्म हो गया। अब हम चलते हैं स्क्रीनर में। नेक्स्ट हमारा जो वेबसाइट है वो है screener.in, जिसमें हम जाके अपनी कंपनी को सर्च कर लेंगे CDSL। अब CDSL में क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैं आपको डिटेल में उसको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, 22,000 करोड़। मतलब अभी भी ये मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी का रेंज क्या आता है, मिड कैप कंपनी का एक रेंज आता है, जो भी कंपनी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में आती है तो वो मिड कैप कहलाती है। मिड कैप कंपनी थी बीच में, अभी आज शेयर प्राइस उछल गया है, तो अभी ये कौन सी बन गई है, लार्ज कैप। अगर ग्रेटर देन 20,000 करोड़ है तो ये कौन सी कंपनी आ जाएगी, लार्ज कैप। तो ये अभी कौन सी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस कितना है, 2100 रुपए है। 52 वीक मतलब एक साल का हाई लो कितना है, 2100 एंड 975 का लो है। मतलब क्या होता है, जब शेयर भागता है ना तो गिरता भी उतनी तेजी से है, तो उस समय आपको पेशेंस से होल्ड करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ये शेयर 500 रुपए से है, कितने रुपए से है, 500 रुपए से, और मैंने इसको 1600 तक देखा, 1600 से वापस 975 तक देखा, और 975 से वापस अभी मैं इसको 2195 तक देख रहा हूं। तो 500 रुपए से मैंने क्या किया था, मैं आपको समझाता हूं। 1000 रुपए में मैंने एग्जिट कर दिया था अपने शेयर को, 50%, मतलब हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। मतलब मेरा जो कैपिटल लगा था उसमें मैंने बाहर कर लिया था, और फिर मैं उसको अभी तक होल्ड करे रखा हूं। मेरे को नहीं पता ये शेयर कहां चले जाता है, तो मेरी कैपिटल मेरी इससे बाहर हो गई, तो मेरा रिस्क अभी इससे पूरा टोटली बाहर है। स्टॉक का नेक्स्ट है पी रेशो। अभी अपन ने चेक किया था 62 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर है। मैक्स मीडियम पी इसका कितना है, 42। बुक वैल्यू कितना है, 117। तो रिमेनिंग क्या होगा, इसकी ब्रांड वैल्यू, रिमेनिंग क्या हो जाएगी, इसकी ब्रांड वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो आप चेक करो 2100 में से अगर इसको माइनस करोगे तो आसपास 1980 के आसपास आपकी क्या आ रही है, ये आपकी हो गई ब्रांड वैल्यू हो गई, करेक्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है, अच्छी ब्रांड वैल्यू मिल रही है, कंपनी मार्केट इसको अच्छी ब्रांड वैल्यू दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड हम चेक कर चुके हैं 0.76 है। हमको एक और चीज चेक करनी थी, ROC एंड ROE कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 20%। तो ROC कितना है, 30%, विच इज वेल एंड गुड। ROE कितना है, 23%। तो सारे पैरामीटर्स को ये फॉलो कर रहा है, सारे पैरामीटर्स, एवरी पैरामीटर इज फॉलोड बाय CDSL। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमने चेक कर लिया था, प्राइस पी रेशो वाला चार्ट चेक कर लिया था हमने। प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं। प्रोज मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड ये इसके हैं नेगेटिव पॉइंट्स, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ध्यान से समझिए पॉजिटिव पॉइंट्स। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। डेट फ्री मतलब कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी के। हमने देखा था 1% के आसपास कर्ज था। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21% CAGR, मतलब कंपाउंडिंगली, मतलब 100 का अगर बढ़ा तो 121 हुआ, फिर 121 का 21% इंक्रीज हुआ, फिर उसका 121% इंक्रीज हुआ, तो मतलब कंपाउंडिंगली इंक्रीज हो रहा है 21% प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब 21% क्वार्टरली और क्वार्टरली इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, 26%, ROE भी 26% है, विच इज वेरी गुड। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 52, मतलब जितना कमाता है 50% बांट देता है और 50% इसका ग्रोथ में लगाता है। डेटा डेज मतलब जिससे इनको पैसा लेना है, इनको पैसा किस किस से लेना है, कंपनी से लेना है, एनुअल इश्यूर चार्जेस का, और ट्रांजैक्शन चार्जेस का किससे लेना है, हमसे लेना है। तो इनके वो भी इंप्रूव हुए हैं। पहले 31 डेज के अप्रॉक्स इनको पैसा मिल जाता था, अब कितने में मिल रहा है, 24 डेज में मिल रहा है इनको पैसा। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ कितनी है, 16%, मतलब 10 साल की एक एवरेज सेल्स ग्रोथ कितनी है, 16%। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्स, विच इज नेगेटिव पॉइंट्स। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू।
18 गुना बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, तो क्या है नेगेटिव पॉइंट है? नो, क्योंकि इस प्राइस एंड बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हमारा ब्रांड वैल्यू। तो हमारी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जो कि नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 15%। इससे क्या लेना देना? अगर प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है, अच्छे शेयर में अगर प्रमोटर बेच रहा है तो कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर हैज डिक्रीज शेयर होल्डिंग। मैंने आपको अभी भी सिखाया था, अगर प्रमोटर अच्छी कंपनी में शेयर सेल कर रहा है तो कोई दिक्कत हमारे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्स के बाद हमारा आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले आप देखोगे किस किससे इसको कंपेयर किया जा रहा है। कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन कंपनी नहीं है, तो हमको ये चार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमने पी रेशियो चेक कर लिया, मार्केट कैप चेक कर लिया, डिविडेंड यील्ड चेक कर लिया। क्वार्टर नेट प्रॉफिट कितना रहा? 107 करोड़। वेरिएशन भी अच्छा है 43% और सेल्स वेरिएशन भी 15%, जो कि अच्छा है। नेगेटिव वाली कंपनीज को आप बाहर कर दोगे, सेल्स गिर रहा है जिसका या प्रॉफिट गिर रहा है उसको आप बाहर कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सेल्स इज ग्रोइंग, यस सेल्स इज ग्रोइंग, एज वेल एज नेट प्रॉफिट 54 से 107, ये भी ग्रो कर रहा है और अच्छा बढ़ेगा तो ये कंपनी और ऊपर जाएगी। फिर भी आपको और डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो ये पीडीएफ में आप क्लिक कर सकते हो। पीडीएफ में जब आप क्लिक करोगे तो एक प्रॉपर आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी, जिसके थ्रू आप पूरा डिटेल में कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। करेक्ट, बैलेंस शीट एंड ऑल, जो कि इजी लैंग्वेज में हमको वहां दी है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। इनके एसआर बाटली बॉय इनके चार्टेड अकाउंटेंट हैं। करेक्ट, तो ये पूरा अपने बारे में डिटेल में एक्सप्लेन अपना करते हैं, पूरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर। तो आप सेल्स चेक करो, 96 से कितना हो गया है? 696 करोड़, बहुत तेजी से बढ़ गया, मतलब 10 गुना के आसपास हो गया, 8 से 10 गुना के आसपास हो गया। नेट प्रॉफिट 55 से 353, 8 गुना ये भी हो गया। सेल्स ग्रोथ 10 साल की कितनी है? 20%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की कितनी है? 22%। मतलब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। शेयर प्राइस 10 साल का क्यों नहीं दिया? क्योंकि 10 साल हुए ही नहीं है, कंपनी का लिस्ट हुआ है। 5 साल का दिया 56% ईयर ऑन ईयर, हर साल 56%, बहुत बड़ी बात है। आरओई ट्रैक रिकॉर्ड कितना है? 20। मतलब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है और प्रेजेंट में भी अच्छी कंपनी चल रही है। बैलेंस शीट में आप चेक करोगे तो बोरोइंग्स कितनी है? मात्र 2 करोड़ है, कोई बहुत बड़ी बोरोइंग्स भी नहीं है। इतनी अच्छी एसेट्स के सामने, 1600 करोड़ की एसेट्स के सामने मात्र 2 करोड़ की बोरोइंग है। कैश फ्लो चेक करते हैं, ध्यान से समझिए। अब कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग, मतलब बिजनेस, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटी। कैश फ्लो का मतलब क्या है? पैसा अगर आएगा, पैसे का आना विच इज पॉजिटिव, पैसे का जाना विच विल बी नेगेटिव। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? आपका प्लस, और ये फिगर नेगेटिव है तो ये आपका क्या होगा? माइनस। तो आप चेक करो क्या बिजनेस से पैसा आ रहा है? यस, चेक आउट कीजिए, 249 करोड़, ये हमारा बिजनेस से पैसा आ रहा है। इन्वेस्टिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट में पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा मतलब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में 2 आ जाते हैं, डिविडेंड एंड लोन्स। ये कंपनी डिविडेंड पे करती है, यस पे करती है। तो अप्रोक्स ने कितना पे किया? 155 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। मैं इसको थोड़ा सा खोल के भी आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए डिविडेंड पेड दिख रहा है 157 करोड़, और 2 करोड़ उन्होंने क्या चुकाया है? बोरिंग ली हुई है। 2 करोड़ बोरिंग ली हुई है और 157 करोड़ क्या किया हुआ है? पैसा दिया हुआ है। तो एक्सीलेंट कैश फ्लो है, पैसा आ रहा है बिजनेस से, जा रहा है इन्वेस्टिंग में और डिविडेंड में बट रहा है लोगों को जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा रेशियोज। रेशियोज में डेटर डेज मतलब क्या होता है? जिससे हमको पैसा लेना है वो कितने दिन में देगा। देखो ध्यान से, वो इंप्रूव हो रहे हैं, 25 दिन में हमको पैसा मिल रहा है। इन्वेंट्री, इनके पास कोई इन्वेंट्री है नहीं, स्टॉक कुछ है नहीं, सिर्फ ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। डेज पेबल, डेज पेबल अगर आपको चेक करना है, किसी को पेमेंट करनी है क्या? यही सिर्फ पेमेंट करते नहीं, सिर्फ लेते हैं, तो पेमेंट किसी को करनी भी इनको नहीं है। तो वी शुड, क्या बोलते हो, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले पॉइंट में आपको गिनाते जाता हूं, वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म बिकॉज इसके ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत हाई है। सेकंड, आरओसी आरओई अच्छा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है क्योंकि सारी
जो लोग हैं आजकल स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट से अगर कंपनी रिलेटेड और फ्यूचर में ग्रोथ है तो हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बोरोइंग्स कुछ है नहीं, पैसा किसी को देना नहीं है, सिर्फ पैसा आता है, मतलब सिर्फ डेटा डेज है, तो हमको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ गुड ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए हमको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमको ये बैंक का शेयर करेंगे, बैंक के शेयर में कुछ चेंजेस होते हैं, तो बैंक का शेयर में नेक्स्ट वीडियो में आपको